बेला ने बड़ी तेजी से हरकत की। उसने एक तरफ हटते हुए तकिए के नीचे रखे हुए पिस्तौल पर हाथ डाल दिया। ये इत्तेफाक था कि उसका हाथ पिस्तौल की नाल पर पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो कोई और हरकत कर सकती, मैं उसके ऊपर जा गिरा। धक्का लगने से उसका सर पलंग की पुश्त से टकरा गया। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। उसके साथ ही मैंने अपने हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल से उसकी गर्दन पर जरब लगाई। उसके मुंह से एक और चीख निकली। उसने एक हाथ से अपना सर और दूसरे हाथ से गर्दन थाम ली। मैंने तकिए के नीचे से पिस्तौल निकाल लिया और उछलकर पलंग से नीचे उतर आया। बेला वाला पिस्तौल मैंने रत्ना के हवाले कर दिया। मैंने कहा, अब अगर ये कोई ऐसी हरकत करे तो गोली मार देना। और फिर बेला की तरफ देखते हुए कहा, इसमें शुबा नहीं कि तुम बहुत हौसलामंद और बहुत निडर हो, लेकिन हद से बड़ी हुई खुद एतमादी बाज़ औक़ात इंसान को ले डूबती है। अगर मैं तुम पर छलांग लगाने की बजाय पिस्तौल का ट्रिगर दबा देता तो तुम्हारी खोपड़ी में सुराख हो चुका होता। और अब तुम देख रही हो कि तुम्हारा पिस्तौल रत्ना के हाथ में है, और रत्ना के बारे में तुम जान चुकी हो कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई हमदर्दी नहीं है और ये तुम्हारा बिल्कुल लिहाज नहीं करेगी। वैसे भी आजकल इसके सर पर खून सवार है। बेला ने गर्दन सहलाते हुए कहा, तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है नाजी। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि हर जगह बचते रहे हो, लेकिन ये मेरा बंगला है, यहाँ से तुम बचकर नहीं जा सकोगे। मैंने कहा, अगर कोई गड़बड़ की तो घाटे में ही रहोगी। वह बोली, तुम अपने जराइम की फहरिस्त में इजाफा करने जा रहे हो। तुम जब भी पकड़े जाओगे तुम्हारा वो हशर होगा कि दुनिया याद रखेगी, और फिर किसी गैर मुल्की आतंकवादी को भारत माता की धरती पर कदम रखने की जुर्रत नहीं होगी। मैंने कहा, मैं दहशतगर्द नहीं हूँ, ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। तुम लोग मुझे दहशतगर्द बनाना चाहते थे। मैंने तो जो कुछ भी अब तक किया है अपने बचाव के लिए किया है। पहले तो मैं अपने आप को बचाना चाहता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे मुल्क की सलामती खतरे में है, मेरे वतन के बेगुनाह लोगों का खून बहाने के लिए यहाँ दहशतगर्दों को तरबियत दी जा रही है, तो जाहिर है मैं अपनी आंखें बंद नहीं रख सकता था। अपने दिफा का हक तो सबको है। अगर मैंने अपने आप को और अपने मुल्क को तुम लोगों की दहशतगर्दी से बचाने के लिए यहाँ कोई छोटी मोटी कार्रवाइयाँ की हैं तो कोई गुनाह नहीं किया, और मुझे खुशी है कि मैं अब तक अपने मकसद में कामयाब रहा हूँ। और तुम ये भी जान चुकी हो कि डर खौफ जैसे अल्फाज अब मेरे लिए कोई मानी नहीं रखते। बेला ने कहा, एक बात तुमने अब तक नहीं सोची। पहली बात तो ये कि तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। अगर किसी तरह यहाँ से निकल भी गए तो अपने मुल्क में सजा से नहीं बच सकोगे। तुम खुद ही बता चुके हो कि वहाँ तुम्हारे हाथों कई कत्ल हो चुके हैं। उसके अलावा और भी बहुत से संगीन जराइम में मुलव्विस हो। पाकिस्तान की पुलिस तुम्हारी तलाश में है। पकड़े गए तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। मैंने कहा, अगर मैं पाकिस्तान में पकड़ा गया तो फांसी का फंदा खुद अपने गले में डाल लूंगा, लेकिन तुम अब ये मत कहना कि मैं पाकिस्तान का ख्याल जहन से निकाल कर तुम्हारी कोई पेशकश कबूल कर लूं। यहाँ मुझे कोई जागीर अलॉट कर दी जाएगी। राजा इंद्र की तरह मेरे चारों तरफ लड़कियों के झुरमट होंगे और मैं जिंदगी भर यहाँ ऐश करूंगा। बेला ने कहा, नहीं, मेरे देश के कई बेगुनाह तुम्हारे हाथों मारे जा चुके हैं। अपने हमवतनों के कातिल को माफ नहीं किया जा सकता। रत्ना ने कहा, अब अपनी बकवास बंद करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अब तुम शराफत से वो सूटकेस हमारे हवाले कर दो ताकि हम यहाँ से निकल जाएं। बेला मुस्कुराई बोली, तुम लोगों के लिए निकल जाना इतना आसान नहीं होगा। रत्ना कुछ कहना चाहती थी कि बाहर हल्के कदमों की आवाज सुनकर चौंक गई। उसने दरवाजे से बाहर झांक कर देखा और फिर बेला की तरफ रुख करके बरहम लहजे में बोली, तुम्हारी मुलाजिमा चाय लेकर आ रही है, उस पर यह जाहिर न हो कि हमने तुम्हें गन पॉइंट पर ले रखा है। उसने पिस्तौल को छुपा लिया, फिर बोली, मेरी उंगली पिस्तौल के ट्रिगर पर है। अगर तुमने कोई गड़बड़ की या मुलाजिमा को कोई इशारा किया तो मैं ट्रिगर दबा दूंगी। मैंने भी पिस्तौल पतलून की जेब में डाल लिया, लेकिन उंगली ट्रिगर पर ही रखी। बेला जैसी औरत से किसी भी हरकत की तवक्को की जा सकती थी। रत्ना एक कुर्सी पर बैठ चुकी थी और उसने मुस्कुराते हुए बेला से भी बात शुरू कर दी थी। उसका अंदाज ही ऐसा था जैसे बेला से हमारी बहुत पुरानी दोस्ती हो। मुलाजिमा ट्रे उठाए कमरे में दाखिल होकर इधर उधर देखने लगी। मेरी नजरें बेला पर मरकूज थीं। रत्ना ने साइड टेबल पर रखी हुई चीजें एक तरफ हटा दी। उसने मुलाजिमा की तरफ देखते हुए कहा, ट्रे यहीं रख दो बुआ। मुलाजिमा ने ट्रे साइड टेबल पर रख कर एक बार फिर बेला की तरफ देखा। बेला अब भी गर्दन सहला रही थी। पिस्तौल की जरब लगने से गर्दन की जिल्द उस जगह से सुर्ख हो गई। मैंने मुलाजिमा की तरफ देखते हुए कहा, एक गिलास पानी भी पिला दो। मुझे पानी की तलब नहीं थी, लेकिन मैं उस औरत को जल्द से जल्द कमरे से निकालना चाहता था। मुलाजिमा कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी दरवाजे के करीब होकर खड़ा हो गया। सिर्फ 2 मिनट के बाद ही मुलाजिमा पानी लेकर आ गई। मैंने उसके हाथ से गिलास ले लिया, पानी पीकर गिलास खाली किया और उसके हाथ में थमा दिया। मुलाजिमा वहीं से वापस चली गई। मैंने फिर जेब से पिस्तौल निकाल लिया। जब तक मुलाजिमा कमरे में रही मैंने बेला पर निगाह रखी थी ताकि वो बुआ को कोई इशारा न कर सके, लेकिन मेरा ख्याल था कि उस बुढ़िया को किसी किस्म का शुबा हो गया था। उसकी आंखों की उलझन से मैंने कुछ अंदाजा लगा लिया था।
अगर उस बुढ़िया को वाकई शुबा हो गया था तो वो फोन पर किसी को खबरदार कर सकती थी। मैंने रत्ना को इशारा किया। उसने पिस्तौल वाला हाथ चुनरी के अंदर से निकाल लिया। मैं बेला की तरफ देखता हुआ दबे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। बेला की आंखों में भी उलझन तैर गई थी। दरवाजे से निकलकर मैंने राहदारी में इधर उधर झांका और फिर दबे कदमों हॉल कमरे की तरफ चलने लगा। हॉल कमरे में कोई नहीं था। सामने वाले कमरे का दरवाजा चंद इंच के करीब खुला हुआ था और अंदर बत्ती जल रही थी। अंदर किसी का साया देखकर मैं तेजी से उस तरफ लपका और खुले हुए दरवाजे की ओट से झांक कर अंदर देखने लगा। उसके साथ ही मेरी कनपटियां सुलग उठी। वो दीवार की सॉकेट में टेलीफोन का प्लग लगाकर मुड़ रही थी। टेलीफोन सेट उसके हाथ में था। मेरा ख्याल है वो हॉल कमरे वाला टेलीफोन सेट निकाल कर कमरे में ले आई थी। वो यहाँ से फोन करना चाहती थी ताकि हॉल कमरे से उसकी आवाज न सुनी जा सके। उसने कुर्सी पर बैठकर टेलीफोन सामने रख लिया और रिसीवर उठाकर नंबर मिलाने के लिए डायल पर उंगली रखी ही थी कि मैंने धक्का मारकर दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया उछल पड़ी। फोन का रिसीवर उसके हाथ से छूट कर गिर गया। उसके साथ ही उसके हलक से खौफनाक चीख निकली। मैंने पिस्तौल की नाल होंठों पर रख कर कहा, खामोश। मुझे पहले ही तुम पर शुबा हो गया था। अच्छा ही हुआ मैं मालूम करने के लिए इस तरफ आ गया। अगर मुझे ख्याल ना आता तो तुम अपना काम कर गुजरती। किसको फोन कर रही थी? वो हकलाते हुए बोली, तुम लोग जो कोई भी हो बेला देवी के दोस्त नहीं हो सकते। अगर दोस्त होते तो बेला के चेहरे पर इस तरह हवाइयां न उड़ रही होती। मैंने कहा, तुम्हें गलत फहमी है। हम वाकई बेला के दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त। और तुम जानती हो जब दोस्ती बहुत पुरानी हो जाती है तो बेतकल्लुफी इतनी बढ़ जाती है कि मजाक ही मजाक में हाथापाई भी होने लगती है। बेला से भी हमारी कुछ ऐसी ही दोस्ती है। उस वक्त बेला से मजाक कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया था और बेला के चेहरे पर हवाइयां उड़ते देख कर तुम समझी कि हम उसके दुश्मन हैं और तुम शायद पुलिस को इत्तला देने जा रही थी। मुलाजिमा ने कहा, हाँ, तुम लोग बेला के दोस्त नहीं हो सकते। मैंने कहा, तो ठीक है, आओ तुम भी उस कमरे में चलो ताकि बेला से जो भी बातें हों तुम्हारे सामने ही हो और तुम भी समझ लो कि हमारी दोस्ती या दुश्मनी की नौयत क्या है। बुढ़िया के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी लेकिन वो अपनी जगह पर खड़ी रही। मैं चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर एकदम चीख उठा, चलो उठो अपनी जगह से। वो एक बार फिर उछल पड़ी। उसका चेहरा खौफ से एकदम पीला पड़ गया। इस मर्तबा वो अपनी जगह से हट गई। आगे बढ़ने लगी तो बदहवासी से एक कुर्सी से टकरा गई। कुर्सी उलट गई। वो खुद भी गिरते गिरते बची। मैंने आगे बढ़कर उसे बाजू से पकड़ लिया और खींचता हुआ कमरे से बाहर ले आया। वो अब खौफ से थर थर कांप रही थी। मैं अभी हॉल के वस्त में पहुंचा था कि रत्ना की चीख सुनकर उछल पड़ा। मुझे समझने में देर न लगी कि बेला का कोई दाव चल गया था। बेला निहायत मक्कार औरत थी। उससे निपटना भी कोई आसान काम नहीं था। मैं बुढ़िया को घसीटता हुआ तेजी से आगे बढ़ा। दरवाजे के सामने पहुंचते ही मुझे सूरत हाल की संगीनी का एहसास हो गया। बेला और रत्ना बेड पर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रही थी। दोनों की गिरफ्त पिस्तौल पर थी और दोनों एक दूसरे से पिस्तौल छीनने की कोशिश कर रही थी। मेरे लिए सूरत हाल संगीन इसलिए भी थी कि पिस्तौल पर बेला की गिरफ्त ज्यादा मजबूत थी और उसकी एक उंगली भी ट्रिगर पर थी। पिस्तौल की नाल का रुख आहिस्ता आहिस्ता रत्ना की तरफ मुड़ रहा था। बेला नीचे थी और रत्ना ऊपर। बेला ने मुझे दरवाजे में दाखिल होते हुए देख लिया था। उस वक्त रत्ना ने उसके हाथ को जोरदार झटका दिया। पिस्तौल का रुख मेरी तरफ हो गया। बेला ने ट्रिगर दबा दिया। झटका लगने से उंगली के दबाव से ट्रिगर दब गया। उसके साथ ही कमरा एक निस्वानी चीख से गूंज उठा। मैं जल्दी से मुड़ा। मेरे साथ खड़ी मुलाजिमा के बाएं गाल से खून की धार बह रही थी। बेला के पिस्तौल से निकली हुई गोली उसके चेहरे पर लगी। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। वो लहराती हुई धड़ाम से नीचे गिरी। उसके साथ ही मैं उछलकर एक तरफ हट गया। अगर एक लम्हे की भी ताखीर हो जाती तो दूसरी गोली मेरा भेजा उड़ा देती। मैंने पलंग पर छलांग लगा दी और पिस्तौल के दस्ते से बेला के कंधे पर जोरदार जरब लगाई। बेला चीख उठी लेकिन उसने पिस्तौल पर गिरफ्त नहीं छोड़ी। मैंने दूसरी जरब लगाई। इस मर्तबा बेला की मुट्ठी ढीली हो गई और रत्ना ने एक झटके से उसके हाथ से पिस्तौल छीन लिया। कंधे की हड्डी पर लगने वाली जरबें खासी जोरदार थीं। बेला की मज़ाहमत खत्म हो गई। रत्ना उसे छोड़कर उठ गई और उस पर ठोकरों की बारिश कर दी। इस दौरान मैंने कोई मुदाखलत नहीं की थी। बेला रत्ना की ठोकरों से पलंग से नीचे गिर गई। रत्ना ने भी पलंग से छलांग लगा दी और एक बार फिर उस पर ठोकरें बरसाने लगी। आखिर में बेला को बालों से पकड़कर खींचने लगी। रत्ना पर जुनून तारी हो चुका था और मुझे अंदेशा था कि वो उसे गोली न मार दे। बेला की मौत के बाद हमारा यहाँ आने का मकसद भी खत्म हो जाता। उस कमरे में 2 गोलियां चली थीं और मुझे शुबा था कि फायरिंग की आवाज बाहर सुन ली गई होगी। हो सकता है कोई पुलिस को फोन कर दे। उस वक्त अभी 11 भी नहीं बजे थे। ये ऐसा वक्त था कि बेला के किसी मेहमान या किसी मातहत के आने की तवक्को की जा सकती थी। बेला कुछ देर तक कालीन पर पड़ी अपनी चोटें सहलाती रही। फिर रत्ना ने उसे एक और ठोकर मार दी। वो उठकर खड़ी हो गई।
उसके सर के बाल चिड़िया के घोंसले की तरह बिखर गए थे और उसके सर को दोनों हाथों में थाम रखा था। मैंने बेला की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार कर दिया था, रत्ना के दिल में तुम्हारे लिए कोई हमदर्दी नहीं है, वो तुम्हारा कोई लिहाज नहीं करेगी। लेकिन तुम नहीं मानी। रत्ना को अकेले पाकर तुमने यकीनन कोई ऐसी वैसी हरकत की होगी। रत्ना चीखी, हरकत ये देखो। इस कुतिया ने मेरे ऊपर गरम गरम चाय फेंक दी और फिर मुझ पर हमला भी किया। मैंने मुड़कर रत्ना की तरफ देखा। उसकी कमीज तर हो रही थी। वो बार बार कमीज को चुटकी से पकड़कर जिस्म से हटा रही थी। उसके चेहरे पर कर्ब के आसार भी थे। मैंने बेला की तरफ देखते हुए कहा, अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बेहतर है कि तुम सूटकेस मेरे हवाले कर दो। हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, वरना तुम्हारी इस मुलाजमा के साथ तुम्हारी भी लाश पड़ी हुई होगी। बेला ने कहा, वो सूटकेस मेरे पास नहीं है। वो माल तुम लोगों ने पंडित भेरू के बंगले से हासिल किया था और वो मंदिरों का लूटा हुआ माल था जो मैंने सरकारी खजाने में जमा करवा दिया। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, रत्ना ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। बेला के मुंह से चीख निकली। थप्पड़ इस कदर जोरदार था कि वो घूम कर रह गई। रत्ना बोली, सूटकेस हमारे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें भी सरकारी खजाने में जमा करवा दूंगी। बेला ने कहा, मैं सच कहती हूँ। मैंने कहा, बेला, मैं मानता हूँ तुम बहुत हौसलामंद हो और बहादुर हो, लेकिन ऐसे मौके पर जिद करना बहादुरी नहीं, इसे आत्महत्या कहते हैं। तुम देख रही हो कि रत्ना पर इस वक्त जुनून तारी है। तुम अपनी जिद छोड़ दो, अपनी खाल बचाओ और सूटकेस हमारे हवाले कर दो। वो बोली, मैं सच कहती हूँ, वो सूटकेस इस मर्तबा मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मेरे हलक से गुर्राहट निकली। क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? तुम शायद ज्यादा से ज्यादा वक्त लेना चाहती हो ताकि अगर बाहर किसी ने फायर की आवाज सुन ली हो तो वो पुलिस को इत्तला कर दे, या तुम्हारा कोई जानने वाला हो तो इस तरफ आ निकले। लेकिन तुम भूल गई हो कि मैं भी खतरात का आदी हो चुका हूँ और ये भी जानती हो कि मौत ने कई मर्तबा मुझे घेरा है, लेकिन मैं हर मर्तबा मौत के हिसार से निकल गया। मुझे अब कोई डर खौफ नहीं रहा। तुमने मुझे कहां कहां घेरने की कोशिश नहीं की, मगर अब तक तुम्हें मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला। मकराना में तुम कितने जतन कर चुकी हो, क्या मिला तुम्हें? अपने ही आदमियों की लाशें। अब भी एक लाश तुम्हारे सामने पड़ी है और यकीन करो, मेरी लाश देखने की तुम्हें हसरत ही रहेगी। बेला ने कहा, अफसोस तो इस बात का है कि हमारे अपने ही गद्दार तुम्हें पनाह देते रहे। अगर मकराना में रोशनलाल और एसीपी सतीश मेहता तुम्हें पनाह न देते तो तुम इस शहर से बाहर नहीं निकल सकते थे। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि हर मर्तबा तुम ऐन वक्त पर बच निकलते रहे, मगर मकराना में ब्लैक कैट कमांडोज की हलाकत के बाद तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। तुम लोग हिल स्टेशन पर रोशनलाल के बंगले को आग लगाकर जिस कार पर फरार हुए थे वो अगले ही रोज यहाँ पुलिस को मिल गई थी और इस मर्तबा इस शहर की इस तरह नाकाबंदी की गई है कि बिल्ली का बच्चा भी इजाजत के बगैर बाहर नहीं जा सकता और शहर में भी खुफिया तौर पर तुम लोगों को तलाश किया जा रहा है। इस मर्तबा तुम लोगों के बच निकलने के इम्कानात न होने के बराबर है, इसलिए तुम लोग, मैंने उसकी बात पूरी करती कहा, हम लोग अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दें। वैसे ये बात तुमने ठीक ही कही कि तुम्हारे ही गद्दार हमें पनाह देते रहे। जब तुम्हारी पुलिस फोर्स में सतीश मेहता जैसे लोग हों तो हम जैसों को रास्ते मिलते रहते हैं। इसलिए मेरा मशवरा है कि अपनी जिद छोड़ दो और वो सूटकेस हमारे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें रत्ना के हवाले कर दूंगा और खुद यहाँ बैठ कर तमाशा देखता रहूंगा। रत्ना के हाथ तुम देख चुकी हो, ये पंजाब की जट्टी है, खालिस देसी घी और मक्खन मलाई की पली हुई। इसके अंदर तुमसे ज्यादा ताकत है। बेला गहरा सांस लेते हुए बोली, ठीक है, मैं वो सूटकेस तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन इस खौफ से नहीं कि इस वक्त मेरी जान खतरे में है, बल्कि इसलिए कि तुम लोग वो सूटकेस लेकर इस शहर से बाहर नहीं जा सकोगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, लेकिन अब जरा जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। वो बोली, दूसरे कमरे में जाना पड़ेगा, सूटकेस यहाँ नहीं है। मैंने कहा, चलो। बेला ने उस वक्त शबखाबी का लिबास पहन रखा था, मगर वो मर्दाना स्लीपिंग सूट था। हम उस कमरे से निकल आए। मैंने बेला को पिस्तौल की जद पर ले रखा था। रत्ना भी खासी मोहतात थी। हम उस कमरे से निकलकर एक और कमरे में आ गए। ये कमरा लाइब्रेरी के तौर पर आरास्ता था। एक तरफ राइटिंग टेबल भी रखी हुई थी। शेल्फ में सजी हुई किताबें देखकर मैं बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। बेला के अदबी ज़ौक़ की दाद देना पड़ती थी। दुनिया भर के नामवर अदीबों की किताबें जमा थीं उस लाइब्रेरी में। मुझे शायरी या अदब से किसी किस्म का लगाव नहीं था। जब लाहौर में था तो कभी वक्त गुजारने के लिए लाइब्रेरी से इब्न सफ़ी या किसी और मुसन्निफ की कोई जासूसी किताब ले आता, लेकिन बेला की इस लाइब्रेरी में बाज पाकिस्तानी अदीबों और शायरों की किताबें देखकर मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। एक पूरा शेल्फ अल्लामा इकबाल की किताबों से भरा हुआ था। मैंने कहा, इन किताबों को देखकर अंदाजा होता है कि तुम्हें पाकिस्तानी अदीब और शायर पसंद है, जबकि पाकिस्तान से तो तुम्हें शदीद नफरत है। वो बोली, अदीब, शायर या फनकार किसी भी मुल्क का हो, ये सरहदों की कैद से आजाद होते हैं, फिर फन तो फन होता है, किसी भी मुल्क का हो। मैंने कहा, मैंने बहस छेड़ने के लिए बात नहीं की। तुम सूटकेस निकालो, कहाँ रखा है? बेला दाईं तरफ वाली दीवार के करीब खड़ी हो गई।
एक शेल्फ में किताबों के साथ काली देवी की एक मूर्ति भी रखी हुई थी। काली की जबान बाहर को निकली हुई थी और आंखें भिंची हुई थी, जैसे किसी अजियत में मुब्तला हो। बेला ने मूर्ति को पकड़कर घुमा दिया। उसके साथ ही वो रैक आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से घूमने लगा। उस रैक के पीछे दीवार में अलमारी की तरह खला था। बेला ने झुककर जैसे ही हाथ बढ़ाया, मैंने उसे रोक दिया। कहा, बस अब तुम पीछे हट जाओ। बेला ने घूर कर मेरी तरफ देखा। वो बड़बड़ाई, बहुत चालाक हूँ। मैं उस खला के करीब पहुंच गया। बेला के चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने शर्ट को दोनों हाथों से पकड़कर मजीद खोल दिया। मैं रैक हटने से नमूदार होने वाले दीवार के खला की तरफ मुतवज्जे हो गया और फिर दूसरे ही लम्हे मेरी आंखें चमक उठी। खला ज्यादा बड़ा नहीं था। उसमें वो सूटकेस रखा हुआ था और उसके साथ ही 2 राइफलें, चंद हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्तौल, 2 रिवॉल्वर और एक तलवार भी रखी हुई थी। मैंने मुड़कर मुस्कुराते हुए बेला की तरफ देखा। कहा, इसलिए तुम सूटकेस खुद निकालना चाहती थी? बेला भी मुस्कुरा दी, बोली, तुम बहुत चालाक साबित हुए। मैंने कहा, मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हो चुका हूँ। कोई और होता तो शायद तुम्हारे इस फरेब में आ जाता। मैंने सूटकेस निकाल लिया और दूसरे हाथ से रैक को घुमा दिया। खट की हल्की सी आवाज उभरी और रैक अपनी जगह पर फिट हो गया। मैंने कहा, चलो अब अपने कमरे में वापस चलो। मेरे पीछे बेला और उसके पीछे रत्ना। मैं सूटकेस उठाए दरवाजे से निकल चुका था। बेला ने अचानक ही पलट कर रत्ना पर हमला कर दिया। उसके पैर की ठोकर रत्ना के पिस्तौल वाले हाथ पर लगी। पिस्तौल तो रत्ना के हाथ से नहीं निकला, लेकिन वो इस अचानक हमले से लड़खड़ा गई। इससे पहले कि वो संभल सकती, बेला ने उसके हाथ पर एक और ठोकर मारी। इस मर्तबा पिस्तौल रत्ना के हाथ से निकल गया। बेला उस पर झपट पड़ी। रत्ना ने बड़ी फुर्ती से उसकी टांग में टांग फंसा दी। बेला लड़खड़ाती हुई मुंह के बल गिरी। कालीन पर पड़ा हुआ पिस्तौल उसके हाथ से चंद इंच दूर था। मैं सूटकेस फेंक कर बड़ी तेजी से बेला की तरफ लपका। इससे पहले कि बेला पिस्तौल पर हाथ डाल सकती, मैं उसके ऊपर गिरा और उसे बालों से पकड़कर जोरदार झटका देते हुए पीछे खींच लिया। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मैंने बेला को पकड़कर उठा दिया और दोनों हाथ पुश्त की तरफ से उसकी बगलों में डालकर उसकी गर्दन पर उंगलियों में उंगलियां फंसा दी। बेला पहले तो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती रही, फिर उसने अपने जिस्म को ढीला छोड़ दिया। जोर आजमाई की सूरत में उसकी गर्दन की हड्डी टूट सकती थी। मैंने गुर्राते हुए कहा, तुम बाज नहीं आओगी। मेरे हाथों का जरा सा झटका तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। अब अगर मेरा जुमला मुकम्मल नहीं हो सका, रत्ना ने उस पर घूंसों की बारिश कर दी। बेला चीखती रही। वो पूरी तरह मेरी गिरफ्त में थी और अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने कहा, बस करो रत्ना, तुम वो सूटकेस उठाओ और मैं इसे लेकर दूसरे कमरे में जा रहा हूँ। रत्ना हाँप गई थी। वो चंद लम्हे गहरे गहरे सांस लेती रही। फिर उसने पहले अपना पिस्तौल उठाया और बाहर आकर सूटकेस उठा लिया। मैं उल्टे कदमों बेला को घसीटता हुआ दूसरे कमरे में आ गया और बेला को पलंग पर फेंक दिया। मैंने बेला को घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। अब अगर तुमने बहादुरी दिखाने की कोशिश की तो इस पिस्तौल की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। बेला ने गहरे गहरे सांस लेते हुए कहा, जब भी मौका मिलेगा इससे फायदा उठाने की कोशिश जरूर करूंगा। तुम ही ने तो कहा था कि अपना दिफा करना हर शख्स का हक है। मैं आखिरी लम्हों तक अपना दिफा जरूर करूंगी। मैंने कहा, ठीक है, कोशिश करती रहो, लेकिन अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। फिर रत्ना की तरफ देखते हुए कहा, कोई रस्सी वगैरह तलाश करो। रत्ना ने कमरे में इधर उधर देखा और फिर बाहर चली गई। उसकी वापसी 2 मिनट में हुई थी। उसके हाथ में 2 रस्सियां थी। मैंने बेला की तरफ देखते हुए कहा, अब भी अपना दिफा का हक इस्तेमाल करोगी या शराफत से हाथ बंधवा लोगी? मैं पलंग पर चढ़ गया। बेला ने बड़ी शराफत से दोनों हाथ पुश्त पर बंधवा लिए। दूसरी रस्सी से मैंने उसके दोनों पैर भी बांध दिए। मैंने कहा, हम यहाँ से जाने के थोड़ी ही देर के बाद किसी पुलिस स्टेशन पर इत्तला दे देंगे। वो लोग आकर तुम्हें खोल देंगे। मैं इधर उधर देखने लगा। मुझे किसी ऐसे कपड़े की तलाश थी जिससे उसका मुंह भी बंद कर सकूं, मगर कोई कपड़ा नजर नहीं आया। मैंने आगे बढ़कर अलमारी खोली। उसमें बेला के कपड़े भरे हुए थे। एक स्कार्फ मिल गया। मैंने उस स्कार्फ का गोला बनाकर बेला के मुंह में हलक तक ठूंस दिया। वो बुरी तरह सर पटकती रही। मैंने कहा, तुम मरोगी नहीं, बस चंद मिनट की बात है और ये हमारी आखिरी मुलाकात है जिसे तुम अरसे तक याद रखोगी। आज रात मैं यहाँ से बहुत दूर जा चुका हूँ और तुम लोग बाल नोचते रह जाओगे। मैंने सूटकेस उठाकर रत्ना को इशारा किया। वो खूंखार नजरों से बेला की तरफ देखती हुई मेरे साथ दरवाजे से बाहर आ गई। एक बार फिर मुझे हैरत थी। यहाँ 2 गोलियां चली थी। बेला भी बार बार चीखी थी। मुझे अंदेशा था कि कोई न कोई यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल था कि या तो फायरिंग और चीखों की आवाज बाहर नहीं सुनी गई थी। अगर ये आवाजें सुनकर किसी ने पुलिस को फोन भी किया होता तो पुलिस अपना रिवायती किरदार अदा कर रही थी। ताखीर से जाए वारदात पर पहुंचना पुलिस का तुर्रा इम्तियाज था।